हेलो बच्चों। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज इस पार्ट में हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसको अगर मैं समराइज करूं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं सिर्फ आइडियल डाइपोल की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इक्वेटर पर के पी डिवाइड बाई आर क्यूब ये आया था। इसका मतलब है, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ आया था ये भी जानना जरूरी है कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में था, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है। आपको अगर ध्यान में नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने निकाला था इस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में आया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आया था वो इक्वेटर पर इस डायरेक्शन में आया था। और ये जो डायरेक्शन था आपका, ये जो डायरेक्शन था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बट एक्सियल पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल रहे थे तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर आपसे पूछेगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन है, तो आप सीधा कहेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछी जाती है यहाँ पे, आप मुझे ये बताओ कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर डाइपोल मोमेंट क्या होगा। डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फार्मूला निकाले जाओ तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, जो होता है वो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अच्छा, Q के लिए आप लिख सकते हो A, और 2a एक तरह का लेंथ है। Q के लिए आप लिख सकते हो A इंटू टी, और 2a एक तरह का लेंथ है तो L। तो डाइपोल मोमेंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला आ गया क्या। इसको मैं अच्छे से अगर लिखूं तो मैं लिखूंगा, क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो m टू द पावर 0, L टू द पावर 1, T टू द पावर 1 और A टू द पावर 1। ये बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है, तो ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी आइडियल डाइपोल की वजह से निकालना, लेकिन जनरल पॉइंट पर। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे इक्वेटर पर या फिर एक्सिस पर। अगर मुझे जनरल पॉइंट पे निकालना हो, जैसे एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ सेंटर है, ओरिजिन सेंटर। इस सेंटर से इस पॉइंट पर आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ना तो एक्सिस पर है ना तो इक्वेटर पर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे।
तो इसके लिए करते क्या हम लोग कि डाइपोल मोमेंट, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो ये है डाइपोल मोमेंट P, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, पता है। इस डाइपोल मोमेंट को मैं दो कंपोनेंट में बांट देता हूँ। दो कंपोनेंट मतलब कैसे बांटेंगे दो कंपोनेंट में, देखो एक कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, है ना। अब इस कंपोनेंट के लिए मैं बात करूं, इस वाले कंपोनेंट की मैं बात करूं, इस वाले कंपोनेंट की बात करूं मैं, अगर इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट इक्वेटर पे है और इस कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इस कंपोनेंट के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस पे है। तो मैं इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूँ, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूँ, दोनों को जोड़ दूँ, काम हो जाएगा। वही टेक्निक लगाया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू P कॉस। अब देखो मैं इसको और एक और डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप ऐसे देखो कि मान लो यहाँ पे -Q चार्ज था, यहाँ पे +Q चार्ज था, ये था सेंटर ओरिजिन, और यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे। फिर मैंने क्या किया था, मैंने दो पार्ट में बांट दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो है ये है डाइपोल मोमेंट P, एक्चुअल वाला P। इसे मैं दो कंपोनेंट में बांट रहा हूँ, दो कंपोनेंट में बांटूंगा तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। ये जो एंगल था थीटा था, तो इस कंपोनेंट को मैं बोलूँगा P कॉस थीटा, इस कंपोनेंट में बोलूँगा मैं P साइन थीटा। तो P कॉस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट तो उसके कहाँ पे है, एक्सिस पे है। अच्छा ये डिस्टेंस था R, अच्छा यहाँ पे ये डिस्टेंस R नहीं x लिया गया है, सॉरी। तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मैं आइडियल डाइपोल में पहले ही बोला था, मैं पहले ही बोला था कि ये आइडियल डाइपोल है, और आइडियल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था पता है, एक्सिस पर KP2KP/R3, याद है ये फॉर्मूला था 2KP/R3। तो इस डाइपोल का, इस डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट तोड़ा हो, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है, तो ये वाला जो डाइपोल है, जो ओरिजिनल डाइपोल का एक कंपोनेंट है, इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो मैं इस P की जगह पर लिखूँगा P कॉस थीटा और R की जगह लिखूँगा x3, वही यहाँ लिखा हुआ भी है, K का वैल्यू पुट किया हुआ है। मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखूँ तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x3, ठीक है। अब ये बचा इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसकी वजह से ये वाला पॉइंट उसके इक्वेटर पर होगा। इक्वेटर के लिए फार्मूला याद है आपको, KP/R3। तो यहाँ भी आप वही देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दूसरे वाले पार्ट की वजह से, मतलब ये जो था इसको मैं 1 वाला पार्ट बोल दूँ, इसको मैं 2 वाला पार्ट बोल दूँ, मतलब ये दूसरा वाला कंपोनेंट, ये पहला वाला कंपोनेंट। तो दूसरे कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KP, ओह K तो यूज़ पहले ही कर चुका हूँ, K क्यों लिखूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटू P साइन थीटा डिवाइड बाई x², ठीक है। अब आपको पता है कि इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ E1, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन में होता है, एक्सिस पे। तो ये इसके लिए ये है एक्सिस पे, इसके लिए है ये एक्सिस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर की तरफ, और इसके लिए ये है इक्वेटर पे, इसके लिए ये है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो E2 इधर की तरफ है ना, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये चीज़। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के रिजल्टेंट। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको ये समझ में तो आ रही होगी बात कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आए हैं इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और वैल्यू तो निकाल ही दिया हम लोगों ने। तो बस कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वल टू E1² और E2² का अंडर रूट, E1² प्लस E2² का अंडर रूट। तो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आया है ये, क्या रिजल्ट आया है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइड बाई एक्स क्यू इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड पावर 1/2। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब खास बात क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं होकर के ऐसे इस एक्सिस पे आ जाता। तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पर ये हो जाता 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos स्क्वायर 0 डिग्री क्या हो जाए, cos स्क्वायर 0 डिग्री होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4, 4 का पावर 1/2 2। तो ये पूरा फार्मूला जो है क्या आइडियल डाइपोल के लिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला था वही नहीं हो जाएगा। और अगर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दो तो ये वाला पॉइंट ऐसे ना होकर के ऐसे हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 0 और ये पूरा फार्मूला इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले जैसा हो जाएगा आइडियल डाइपोल के लिए। ठीक है। अच्छा, ये सवाल पूछा जाता है कि ये अल्फ़ा एंगल क्या हुआ। अल्फ़ा एंगल, अल्फ़ा क्या है? अगर अल्फ़ा पे आप फोकस करें तो अल्फ़ा जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना एंगल बना रहा है इस E1 के साथ, मतलब इस लाइन के साथ। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे तो tan अल्फ़ा इक्वल टू E2/E1। tan अल्फ़ा जो होगा वो हो जाएगा tan अल्फ़ा, मतलब ऐसा ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये E2। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E2 डिवाइडेड बाई E1। वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू tan θ/2। ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू tan θ/2। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू E2/E1। E2 और E1 का वैल्यू पहले से पता है, ये है E1 का वैल्यू, ये E2 का वैल्यू था, E2/E1 किया, वैल्यू मिल गया। समझ में आ रही बात? बढ़िया। चलो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव दिखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा, ए और बी, दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज एक पर माइनस क्यू चार्ज। ये 2a डाइपोल का लेंथ है और ये थीटा एंगल पे इस तरह से अभी है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि इस पर टॉर्क निकालो। ठीक है, यहाँ एक चीज़ जो है मैं मेंशन नहीं किया हूँ उसे मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगेगा कितना, आपको पता है, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई उधर की तरफ माइनस क्यू ई इधर की तरफ। असल में यहाँ पर क्यू ई फोर्स ही लग रहा है, असल में यहाँ पर क्यू ई फोर्स ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू ई, और डायरेक्शन अपोजिट। तो दोनों फोर्सेस को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स 0। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखोगे तो नेट फोर्स 0। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 भी आ रहा है। बट क्या नेट टॉर्क 0 होगा, जवाब है नहीं, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर इस रॉड को कोई इधर से ऐसे खींच रहा है और इधर से कोई ऐसे खींच रहा है तो ये रॉड रोटेट करेगा इस तरीके से, वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये दोनों मिलके क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही हमारा टारगेट है निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए टॉर्क के लिए आपको पता है ये एक कपल है, इसको कपल फोर्स बोलते हैं, 11th में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। कपल फोर्स की वजह से अगर आपको टॉर्क निकालना हो तो सीधा सीधा जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है, दो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब दोनों जो फोर्स है दोनों में से कोई एक फोर्स क्यू ई और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये फोर्स का लाइन ऐसे है, इस फोर्स का लाइन ऐसे है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अगर मुझे इसकी लंबाई पता चल जाए तो किसी एक फोर्स और इससे मल्टीप्लाई करके हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे निकालेंगे देखो आप।
ये 2a था, ये लेंथ, इसे आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। कैसे? इस ट्रायंगल में अगर आप देखो तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब बी एन डिवाइडेड बाई 2a, तो बी एन निकल गया 2a साइन थीटा। अब डायरेक्ट टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू क्यू ई, कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फिर से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि 2a क्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट है, तो 2a क्यू को p से रिप्लेस कर सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस ई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये है टॉर्क। अब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर ये P का डायरेक्शन है, इसे मैं एक ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिगर बना करके, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात। देखिए, अगर ये है P का डायरेक्शन और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये जो हो जाएगा ये होगा P क्रॉस E का डायरेक्शन, मतलब टॉर्क का डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? समझे? P क्रॉस E, P से E की तरफ हाथ घुमाना है। कौन सा हाथ? दायां हाथ घुमाना है। P से E की तरफ दायां हाथ घुमाना है। ये P है, P से E की तरफ दायां हाथ घुमाओ, अंगूठे का डायरेक्शन P क्रॉस E आपको टॉर्क का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया टॉर्क। नेक्स्ट, अब आपसे पूछा जाता है कि जो टॉर्क है वो जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, 1/2 कब होगा, और उस कंडीशन में ओरिएंटेशन क्या होगा डाइपोल का। चलो उसको देखते हैं। अगर टॉर्क जीरो है तो आपको याद होगा फॉर्मूला जो आपका था वो था, फॉर्मूले की अगर बात करें हम तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो था पी ई साइन थीटा। अब इस थीटा पे फोकस करें। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो टॉर्क भी 0। इसका मतलब कि टॉर्क 0 कब होगा? जब या तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हो, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम सोचो, मैक्सिमम तब ना होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम तब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो टॉर्क भी मैक्सिमम। इसका मतलब है कि टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए आपको कुछ ऐसा होना पड़ेगा। देखो, मैक्सिमम होने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक है, हाफ होने के लिए कितना एंगल होना चाहिए बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एंगल क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। कैसे? सीधी सीधी बात है भाई। अब देखो, आपको चाहिए थीटा इक्वल टू क्या? आपको चाहिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि टॉर्क का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा P इंटू ई इंटू साइन 90 डिग्री, मतलब PE। तो ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपको हाफ चाहिए मतलब आपको चाहिए P इंटू ई इंटू हाफ, और हाफ चाहिए इसका मतलब है कि साइन थीटा क्या चाहिए आपको? हाफ। इसका मतलब थीटा क्या चाहिए? 30 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 30 डिग्री। समझ में आई बात? क्लियर? इसको आप देख लो एक बार, इसमें अगर कुछ
ठीक है, चलो इस सवाल को आप ट्राई करेंगे, पॉज कर लें दो वीडियो को और थोड़ा इस सवाल को ट्राई करेंगे आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है, ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन तो दिया हुआ ही है, P डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पहले ही बात कर चुका हूँ मैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को ग्राफिकली बताने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस विच रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस। किसी इलाके में, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न कैसा है, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, कहाँ पर क्या डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से पता लगाया जा सकता है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में।